नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर सामाजिक विचारक सोशल थिंकर में दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। मैंने मेरे पिछले 3 वीडियो में, जिसमें कि हम आत्महत्या की बात कर रहे हैं, आज हमारा ये चौथा वीडियो है। हम चौथी बार मिल रहे हैं दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत को लेकर। उन 3 वीडियो में मैंने आपसे आत्महत्या क्या है, क्या विशेषता है, दुर्खिम को आत्महत्या के अध्ययन की क्यों आवश्यकता हुई, दुर्खिम आत्महत्या को लेकर के क्या कहते हैं, उनसे पूर्व जो विद्वान थे उनके क्या मतांतर थे, और पहली बार समाज विज्ञानों में दुर्खिम ने यह सिद्ध करने का, सफलतापूर्वक सिद्ध करने का प्रयास किया कि आत्महत्या के लिए कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाज स्वयं जिम्मेवार है। और उन्होंने इसी आधार पर आत्महत्या को सामाजिक तथ्य की संज्ञा दी। मैंने आपको पहले आत्महत्या के 2 महत्वपूर्ण प्रकार, अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या के बारे में बताया। आज हम इसके तीसरे और अन्य प्रकारों पर चर्चा करेंगे। दुर्खिम ने तीसरे प्रकार के रूप में आदर्शहीन आत्महत्या, एनामिक सुसाइड पे चर्चा करते हुए कहा है कि इस प्रकार की आत्महत्या उस समय की जाती है जब समाज में नियमहीनता अथवा आकस्मिक परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति निराशा या अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करता है, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह आत्महत्या कर बैठता है। आर्थिक संकटों के समय अथवा पारिवारिक व वैवाहिक जीवन में भी आदर्शहीनता की स्थिति में आत्महत्या की जाती है। संक्षेप में, आदर्शहीन आत्महत्या उन परिस्थितियों से उत्पन्न होती है जिसका सामना व्यक्ति सामान्य जीवन में नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में वह नई परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाता, उसका सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है, समूह का नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिससे इस प्रकार की आत्महत्याओं को बढ़ावा मिलता है। आदर्शहीन आत्महत्या को समझाने की दृष्टि से दुर्खिम बताते हैं कि जब सामाजिक नियमों का ताना बाना कमजोर पड़ जाता है, लोग मनमाने ढंग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में लग जाते हैं, तब समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। आर्थिक तथा अन्य प्रकार के संकट सामाजिक नियंत्रण की शिथिलता के लिए उत्तरदायी हैं। समाज की इसी अवस्था को दुर्खिम ने आदर्शहीनता या एनामी का नाम दिया है। इस दशा में लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए उनके सम्मुख कोई आदर्श नियम नहीं रहते तथा वे दिशाहीन होकर मनमाना व्यवहार करने लगते हैं। आदर्शहीनता की अवस्था में व्यक्ति विचलित व्यवहार की ओर अधिक मात्रा में प्रवृत्त होते हैं। आत्महत्या इसी व्यवहार का एक रूप है। अतः हम कह सकते हैं, आदर्शहीन सामाजिक अवस्था के प्रभाव से जो आत्महत्या की जाती है, उनको ही दुर्खिम आदर्शहीन आत्महत्या कहते हैं। दुर्खिम ने आदर्शहीन आत्महत्या का संबंध आर्थिक संकट एवं वैवाहिक जीवन से भी जोड़ा है। आर्थिक संकट और आत्महत्या
को स्पष्ट करते हुए दुर्खिम कहते हैं कि आर्थिक संकटों में आत्महत्या की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ जाती है। दुर्खिम ने तथ्यों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि आत्महत्या की दर, आर्थिक संकट दोनों ही स्थितियों को बढ़ाते हैं। निर्धनता और व्यापारिक हानि एवं दिवालिया होने की स्थिति आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है, किंतु केवल आर्थिक कठिनाइयां ही आत्महत्या को प्रेरित नहीं करती। यदि ऐसा होता तो समृद्धि के समय भी अधिक आत्महत्याएं नहीं होनी चाहिए। दुर्खिम ने फ्रांस व पर्शिया का उदाहरण देके बताया कि वहाँ राजनीतिक एवं आर्थिक प्रगति के समय आत्महत्या की दर बढ़ गई। अधिक विपन्नता और अधिक संपन्नता दोनों ही दशाओं में स्थितियां सामान्य नहीं होती है। आदर्श भुला दिए जाते हैं और नियमहीनता की स्थिति पैदा होती है। आर्थिक संकट के समय व्यक्ति नई परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाता। ऐसा ही अचानक धन और शक्ति की वृद्धि के समय भी होता है। पुराने प्रतिमान टूट जाते हैं और नए जल्दी विकसित नहीं हो पाते। आकांक्षाओं पर नियंत्रण नहीं रहता और असंतोष बढ़ जाता है। फलस्वरूप आत्महत्याएं भी बढ़ जाती है। दूसरा बताऊंगा मैं अभी आपको, वैवाहिक जीवन एवं आत्महत्या। शांति पढ़ाई के लिए दुर्खिम कहते हैं कि आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में ही आदर्शहीन अवस्था दिखाई नहीं देती, वरन वैवाहिक जीवन में भी दिखाई देती है। वैधव्य संकटपूर्ण दशा है। पति या पत्नी की मृत्यु के कारण परिवार में आदर्शहीनता पैदा हो जाती है। विधवा या विधुर नई परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाता और आत्महत्या का मार्ग अपना लेता है। यही बात पृथक्करण, परित्याग और विवाह विच्छेद की स्थिति पे भी लागू होती है। इसका कारण यह नहीं है कि वैधव्य, परित्याग या विधवा या विवाह विच्छेद आत्महत्या का कारण है। वास्तव में असंतुलित पारिवारिक जीवन ही इसका कारण है। तलाक का अर्थ है वैवाहिक नियंत्रण का समाप्त हो जाना। तलाक के कारण पृथक होने के बजाय व्यक्ति आत्महत्या का चयन करता है। एक अन्य प्रकार की आत्महत्या का दुर्खिम ने उल्लेख किया है, घातक आत्महत्या। उपर्युक्त 3 प्रकार की आत्महत्याओं के अतिरिक्त दुर्खिम ने कुछ ऐसी आत्महत्याओं का भी उल्लेख किया है जिन्हें वह घातक आत्महत्या कहते हैं। इस प्रकार की आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारक अत्यधिक नियंत्रण, आदर्शवादिता और कठोर नियम पालन आदि है, जिनसे तंग आकर व्यक्ति स्वतंत्र होने की इच्छा से आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार की आत्महत्या के अगर हम कुछ उदाहरणों की चर्चा करें तो जब कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्र वासना की पूर्ति की प्रवृत्ति को संतुष्ट नहीं कर पाता, साथ ही समाज के नियम उसे एक पत्नी तक ही सीमित रहने को बाध्य करते हैं, तो यह मजबूरी ही उसे आत्महत्या की ओर प्रेरित कर देती है। इसी प्रकार से संतानहीन विवाहित स्त्री माँ बनना चाहती है, किंतु सामाजिक नियम उसे पर पुरुष के गमन की अनुमति नहीं देता। ऐसी स्थिति में वह व्याकुल होकर आत्महत्या कर लेती है। इस प्रकार से दास लोग भी अपने मालिक के अत्याचारों एवं शोषण से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये दुर्खिम ने आत्महत्या के विषय में विस्तार से बताया।
यद्यपि दुर्खिम की इस सिद्धांत को लेके कुछ आलोचना भी हुई और विद्वानों ने कहा कि आत्महत्या जैसी घटना की व्याख्या आंकड़ों के आधार पर करना उतना सरल प्रतीत नहीं जितना कि दुर्खिम ने किया। सांख्य के आधार पर समस्त सामाजिक घटनाओं या सामाजिक घटना के समस्त पहलुओं को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। विद्वानों का मत है कि दुर्खिम आदिम मनुष्य की तुलना में आधुनिक मानव में आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक बताते हैं, जबकि जिलबॉर्ग और स्टेनमैट्स दोनों ने तथ्यों के संकलन के आधार पर दुर्खिम के विपरीत ये बात कही कि आत्महत्या की प्रवृत्ति आधुनिक मनुष्य की तुलना में आदिम मनुष्यों में भी कहीं अधिक थी। अगली आलोचना करते हुए विद्वानों ने कहा है कि दुर्खिम ने आत्महत्या के कारणों में व्यक्तिक कारकों की पूर्णतः उपेक्षा की है तथा सामाजिक कारकों को ही बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। इसी पे चर्चा करते हुए बाउंस कहते हैं कि आत्महत्या के सिद्धांत में दुर्खिम ने व्यक्तिगत प्रेरणा तथा सांस्कृतिक कारकों का कोई महत्व नहीं दिया जो कि व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगली आलोचना है कि दुर्खिम ने आत्महत्या के कारणों में जैविकीय एवं मनोवैज्ञानिक कारकों की उपेक्षा की है। नेक्स्ट आलोचना है कि दुर्खिम के बारे में यह कहा जाता है कि अनुभव सिद्ध और तथ्यात्मक समाजशास्त्र की स्थापना की धुन में दुर्खिम ने सामाजिक घटनाओं की अमूर्त प्रकृति को समझते हुए भी उन्हें गणनात्मक बनाने का प्रयास किया। और अंतिम आलोचना के रूप में विद्वान कहते हैं कि दुर्खिम ने विषय वस्तु की विवेचना में अपने समूहवाद और समाजशास्त्र को ही सिद्ध करने का प्रयास किया। उन्हें समाज को समग्र रूप से संश्लेषित नहीं किया। लेकिन इन समस्त आलोचनाओं के बावजूद दुर्खिम के इस अवदान कि हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते। दुर्खिम की समाजशास्त्र के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कृति है जिसने भविष्य में विद्वानों के शोध के कार्यों को एक दिशा दी, जिसने एक चिंतन का बिंदु दिया और इस पर नई नई व्याख्याएं, नए नए शोध ग्रंथ, नई नई पुस्तकें और एक विचारधारा के रूप में एक दुर्खिम एक माइलस्टोन के रूप में सदैव याद किए जाएंगे, जहां दुर्खिम ने कहा कि कहीं न कहीं समूह अथवा समाज इस आत्महत्या की प्रघटना के पीछे किसी न किसी रूप से छुपा होता है। इसी के साथ मित्रों अपना ये आत्महत्या का दुर्खिम का सिद्धांत संपूर्ण होता है। कल हम फिर एक नए विद्वान और नए विद्वान के सिद्धांत के साथ पुनः मिलते हैं। आप सभी से यही मेरी मंगल कामना, शुभ कामना कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन में अपने आप को संलग्न रखें। घर पे बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन अध्यापन करें। उसके एक साधन के रूप में आपके पास ऑनलाइन वीडियो, ई कंटेंट्स, PDF नोट्स, अभ्यास प्रश्न समय समय पे मैं आपको भेजता हूँ। इन्हें आप देखें, इनका मनन चिंतन अध्ययन करें, नोट्स बनाएं और आपकी जो भी जिज्ञासा है, समस्या है, क्वेरीज हैं, उसे आप इनबॉक्स में आके पूछें। बहुत ज़्यादा समस्याएं आप कॉल भी कर सकते हैं, तभी आपकी उपस्थिति का मुझे भान होगा, अन्यथा नहीं। तो थोड़ा सा इस कार्य को गंभीरता से लें। कोरोना का समय है, प्रसन्नचित्त रहें, स्वस्थ रहें। सरकार द्वारा समय समय पर दिए जा रहे अनुदेशों की पालना करें,
घर में बड़े बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखें और स्वस्थ प्रसन्न चित्ता की शुभकामनाओं के साथ आप सबका सादर धन्यवाद। सुप्रभात।